गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कल की क्लास में हमने किया था, आपको बताया था आहार क्या है और पोषण क्या होता है। ये बेसिक डिस्कशन हमने कल किया था। आज करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके बारे में करेंगे हम। भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जो ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत है वो केवल कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही हमारे शरीर की ऊर्जा की पूर्ति होती है। कार्बोज हमें मुख्यतः हमारा जो भोजन है उसमें ज़्यादातर कार्बोज की मात्रा पाई जाती है। यानी हम अपने आहार की या डाइट की बात करें, अपनी पूरे दिन की जो थाली होती है उसकी बात करें तो उसमें कार्बोज की मात्रा अत्यधिक होती है। कार्बोज की प्राप्ति हमें वनस्पति जगत से होती है, जैसे कि अनाज हो गए, चुकंदर, आलू, शकरकंदी, गुड़, शक्कर, खांड, ये ऊर्जा प्राप्ति के मुख्य सोर्सेस हैं, मुख्य साधन हैं। इनसे ऊर्जा मिलती है हमें। कार्बोज को देखने से पता चलता है कि इसमें कार्बोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, या आपको फिर आगे बताऊंगी जब इसका कंपोजिशन की बात आएगी तब आपको इसके बारे में बताऊंगी। अभी यहाँ पे ये करें कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। अब हमारा जो इसमें जो कार्बन है, कार्बन का नाम आ गया, कार्बोहाइड्रेट है या कार्बोज कहें, इसे क्या कहते हैं? कार्बोज भी कहते हैं। इसे कार्बोज कहा जाता है और इसे शर्करा भी कहा जाता है। शर्करा भी कहते हैं, कार्बोज भी कहते हैं और इसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ये ऊर्जा, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे जो इसके अंदर क्या होता है, एक साधारण व्यक्ति का जो भोजन है उसके अंदर 65 to 55% जो ऊर्जा है वो इसी से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ये तो हुई साधारण व्यक्ति, साधारण जो व्यक्ति होते हैं, साधारण व्यक्ति है, उनके भोजन में, साधारण व्यक्ति के भोजन में 65 to 55% या कहें हम इसके अंदर 55 से, इसको ऐसे लिखेंगे, 55 to 65% जो एनर्जी है वो कार्बोज से प्राप्ति होती है। अब इसमें जो धनाढ्य वर्ग है, जो अमीर लोग हैं, जिनका आय अधिक है, वो उनका 40% ऊर्जा है वो कार्बोज से लेते हैं। और जो निम्न आय वर्गीय लोग हैं, ये हुआ धनाढ्य लोग। धनाढ्य वर्ग के जो लोग हैं उनकी एनर्जी 40% है वो कार्बोज से प्राप्त होती है। और जो गरीब वर्ग, निम्न आय वर्ग,
के जो लोग हैं उनकी 85 to 90% एनर्जी है वो इसी से मिलती है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी एनर्जी के लिए कोई दूसरे साधनों का प्रयोग करे। इसीलिए वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर एनर्जी जो मेहनत करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते, तो उनकी जो सोर्स है एनर्जी का जो साधन है वो 85 to 90% है वो यहीं से वो प्राप्त करते हैं। धनाढ्य वर्ग है या कहें अमीर लोग हैं, उनका 40% एनर्जी इनसे मिलती है, बाकी वो और सोर्सेज से ले लेते हैं। और जो साधारण व्यक्ति है वो 55 to 65% जो एनर्जी है वो यहाँ से प्राप्त करते हैं। इसके बाद क्योंकि उनके पास क्या होता है, इतना धन अभाव होता है, इसलिए वे वसा से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वो इसी से अपनी ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। अतः कार्बोज की मांग की पूर्ति करने के लिए ये सबसे सरल और सबसे सस्ता साधन है। यानी एनर्जी के लिए सबसे सरल और सबसे सस्ता जो साधन है वो कार्बोहाइड्रेट है। अब इसके अंदर कार्बोज प्राप्ति के लिए मुख्य जो स्रोत है वो वनस्पति जगत है। वनस्पति जगत से कार्बोज की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? वनस्पति जगत में फोटोसिंथेसिस या कहें प्रकाश संश्लेषण, या कहें फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसके अंदर होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? पौधों में जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है उनमें हरा रंग होता है। पौधे की जो पत्तियों का रंग हरा होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। और क्लोरोफिल नामक जो वर्णक होता है ये सूर्य के प्रकाश से और पौधों में जो पानी डाला जाता है, पौधे के अंदर जो पानी प्लस पौधे के जो अंदर पानी डाला जाता है वो, और प्लस क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेता है। सूर्य के प्रकाश से ये क्या करता है? जो पौधे की जो हरी पत्ती होती है उनके अंदर क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। और ये क्या करते हैं? ये इसमें हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल पौधे में उपस्थित जो जल होता है और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? उसके द्वारा कार्बोज का निर्माण होता है या कहें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिन्हें पौधे क्या करते हैं? जिन्हें जब कार्बोज का निर्माण हो जाता है तो ये पौधे क्या करते हैं? पौधे अपनी जड़ होती है उनके अंदर, तने के अंदर जो फल होते हैं, फल के अंदर उनको स्टोर कर लेते हैं। फल फूल जो भी होते हैं, फल हो गया, फूल हो गया और बीज है, इनके अंदर स्टोर कर लेते हैं। यानी ये कार्बोज जब बन जाता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? वो पौधे की जड़ में, तने में, फल में और फूल में और बीज में जाकर ये स्टोर हो जाता है। और जब क्या करते हैं हम? ये कार्बोज किसके रूप में होते हैं? ये कार्बोज स्टार्च या शक्कर के रूप में संग्रहित होते हैं। ये स्टार्च के रूप में या शक्कर के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। जैसे कि आप आलू है, आलू को आप काटते हैं तो उसके अंदर स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। आप काटते हैं तो वाइट होता है, वो क्या होता है? स्टार्च ही होता है। तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तनों में यह जो इसके अंदर
तनों में यह सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के रूप में जमा होता है। तने के अंदर अलग अलग रूपों में ये जमा होता है। तनों में यह सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के रूप में ये तनों में जमा होता है। बीज में स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। बीज के अंदर क्या पाया जाता है? स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। बीज के अंदर स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? हमारे कार्बोज का निर्माण होता है। इस कौन सी प्रोसेस के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की उस क्रिया के द्वारा। आप ये देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है आपके कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और हमारे इस चैप्टर में भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी हम करेंगे, जैसे आगे हम करेंगे कार्बोज हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सारे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप देखते हैं आपके कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे आप कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनकी तैयारी करते हैं उनमें भी यही जनरल साइंस के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब जो इसके संगठन की बात करते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताई है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। अब इसमें हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में किन किन चीजों का संगठन होता है, क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है। कार्बोज एक यौगिक है और इसकी जो आधारीय संरचना है या रचनात्मक इकाई है वो शर्करा है। रचनात्मक इकाई इसकी शर्करा होती है और इसके अंदर आपको बताया था क्या क्या होता है। इसके अंदर कार्बन प्लस में हाइड्रोजन और कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अंदर ये होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH2O होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला है वो CH2 होता है। सामान्य सूत्र इसके संगठन में हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन समूह होता है। हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्लस इसमें कीटोन समूह होता है। कीटोन समूह इनके अंदर पाया जाता है। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है। अगर आपसे पूछे कि ये क्या है, अगर ये लिखा हुआ मिल जाए तो मतलब क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। सामान्य सूत्र इसका CH2O होता है। इसके अंदर सामान्यतः इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। और जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो किस अनुपात में पाई जाती है? जैसे कि पानी के अंदर पाई जाती है। ये क्या होता है? पानी का फॉर्मूला होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसी अनुपात में कार्बोज के अंदर ही, जैसे कि आपको बताया, पानी में जितने होते हैं इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और इसके अंदर ऑक्सीजन के, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं इसके अंदर? और तो ऑक्सीजन के इसके अंदर 1 अणु होता है। तो किस अनुपात में मिलेंगे? ये 2:1 रेशो में ये इसके अंदर विद्यमान होते हैं। ये अब इसमें एक बात और करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को, जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो शरीर में जाकर वो क्या होता है? उसको जलना बोलते हैं, नहीं यूज होता है। अगर वो शरीर में जाकर यूज होता है या जलता है तो हमें उससे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? हमें कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो वो हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। अब जब कार्बन के अणुओं में शर्करा की 1 इकाई होती है
जब कार्बन के अणु में शर्करा की एक इकाई होती है तो अब इसमें क्या होते हैं, आगे इनकी ग्रुप्स की बात करेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पर बात करते हैं कि जब एक अणु होता है, कार्बन का एक अणु होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। C6H12O6 ये एक अणु का फॉर्मूला होता है, एक अणु होता है, यानी इसको कहें मोनो होता है। मोनो यानी शर्करा की एक इकाई, शर्करा की एक इकाई, अगर ये फॉर्मूला होता है C6H12O6 तो ये शर्करा की एक इकाई होती है। ये इसका एक इकाई का फॉर्मूला है। एक इकाई को हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। एक कार्बन का कार्बोहाइड्रेट का एक अणु मिलता है तो वो क्या कहलाता है, मोनोसैकेराइड कहलाता है। जब दो अणु मिलते हैं, जब एक प्लस दो अणु मोनोसैकेराइड के मिलते हैं तो वो डायसैकेराइड का निर्माण करते हैं। और जब दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड मिलते हैं, एक मोनोसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट का अणु मिलता है तो वो मोनोसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड होता है जब कार्बोहाइड्रेट के दो अणु मिलते हैं, जब इसके शर्करा के दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं, दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं, दो अणु मिलकर डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या इसके अंदर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, जब तीन या इससे भी अधिक, सॉरी दो तो डाइसैकेराइड बनाएगा, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक मोनोसैकेराइड मिलते हैं। मोनोसैकेराइड मिलकर किसका निर्माण करेंगे, पॉलीसैकेराइड का निर्माण करेंगे। पॉलीसैकेराइड का निर्माण करेंगे। तो ये हुआ हमारा इसके अंदर मोनोसैकेराइड, एक यूनिट को बोलेंगे हम मोनोसैकेराइड। जब दो यूनिट मिल जाएगी मोनो की तो डायसैकेराइड का निर्माण करेगा। जब तीन या तीन से अधिक मोनोसैकेराइड की यूनिट मिल जाएंगी तो वो पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। अब इसमें ये हुआ इसके कंपोजिशन की बात। अब हम इसमें आगे करेंगे, कार्बोज का वर्गीकरण करेंगे कि इसे कितने भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन करेंगे इसका, कार्बोज का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसको कार्बोज को दो भागों में बांटा गया है। एक तो भौतिक विशेषताओं के आधार पर, भौतिक विशेषताओं के आधार पर इसे बांटा गया है, और दूसरा इसे रासायनिक विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर इसको बांटा गया है। भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत जो इसके अंदर आएंगे, दो भागों में से बांटा गया है। एक तो होती है शर्कराएं, शर्कराएं इनको कहते हैं, यानी सुगर्स होती हैं, सुगर्स होती हैं। और दूसरी जो होती
नॉन सुगर्स कहते हैं। ये हुई भौतिक को दो भागों में बांटा गया है। ऐसे ही रासायनिक विशेषताओं को भी तीन भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से इसके तीन भाग? एक हो गया रासायनिक के आधार पर इसको मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड हो गया। दूसरा इसमें डाइसेकेराइड हो गया। डाइसेकेराइड्स हो गया। और तीसरा जो इसको बांटा गया है वो है पॉलीसेकेराइड। इस प्रकार से इसे रासायनिक के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, इनको तीन भागों में इनको बांटा गया है। अब इसमें हम इनकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर बात करते हैं कि शर्कराएं और अशर्कराएं क्या होती है। भौतिक के आधार पर इनकी बात करते हैं। जो शर्कराएं होती हैं ये स्वाद में मीठी होती हैं। एक तो ये क्या होती है? स्वाद में मीठी होती है। जो शर्कराएं हैं वो स्वाद में मीठी होती हैं। दूसरी इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? ये प्रकृति में व्यापक रूप से विद्यमान होती है, यानी हमें आराम से ये मिल जाती है। प्रकृति में हमें आराम से मिल जाती है, प्रकृति में ये विद्यमान होती है। तीसरी क्या होती है? ये जल में घुलनशील होती है। ये जल में घुलनशील होती है। और तीसरी क्या होती है? ये रवेदार होती है। ये रवेदार होती है जो सुगर्स होती है। और अगला एक और इसके अंदर है, ये किनसे प्राप्त होती है? इनके जो उत्तम स्रोत है वो फल हो गए, फल, सब्जियां होगी, सब्जियां, शहद, गुड़ और शक्कर इसके प्राप्ति के स्रोत हैं। शर्कराएं किनको कहते हैं? ये शर्कराएं जो है, यानी हमने क्या किया, इनका क्लासिफिकेशन किया। ये इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपके आता है तो आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना पड़े तो आपको सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा कि क्या होता है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि इसका कंपोजिशन क्या है, इसका संगठन क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें विद्यमान होती हैं। फिर आपको इसका वर्गीकरण बताना पड़ेगा। वर्गीकरण में इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक विशेषताओं के आधार पर, दूसरा है इसको रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। भौतिक विशेषताओं के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला शर्कराएं और दूसरी अशर्कराएं यानी नॉन सुगर्स जिनको कहते हैं। शर्कराओं की बात कर रहे हैं हम। शर्कराएं किनको कहते हैं? एक तो ये स्वाद में मीठी होती है। दूसरी क्या होता है? शर्कराएं हैं वो प्रकृति में व्यापक रूप से विद्यमान होती हैं। तीसरा क्या होता है कि ये जल में घुलनशील होती हैं। चौथा क्या होता है इसके अंदर? ये रवेदार होती हैं। और पांचवा क्या है? ये इनके जो प्राप्ति के स्रोत हैं वो क्या है? गुड़, शक्कर, शहद, फल, सब्जियां इत्यादि ये इसके प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं। इनसे मीठी शर्कराएं यानी सुगर्स की प्राप्ति होती है। ये तो हमने सुगर्स की बात की। अब हम अशर्कराओं की बात करते हैं, नॉन सुगर्स की बात करते हैं। दूसरी इसके अंदर है नॉन सुगर्स, अशर्कराएं। अशर्कराएं या इनको कहेंगे नॉन सुगर्स। नॉन सुगर्स होती हैं। ये क्या होती है नॉन सुगर? एक तो ये स्वाद रहित होती हैं। इनका कोई स्वाद नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं आता। जब इनको खाते हैं तो टेस्टलेस होती है, स्वाद नहीं होता। ये हमें किस रूप में मिलती है? ये पाउडर रूप में मिलती है।
डालते हैं तो ये घुलती नहीं है। अगला इनका क्या है, ये पेड़ पौधे इनके प्राप्ति के मुख्य सोर्स है। पेड़ पौधों में ये पाई जाती है। पेड़ पौधों में से मिलती है। आगे क्या है, इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H10O5 इनका फॉर्मूला होता है। C6H10O5 इनका फॉर्मूला होता है, होल स्क्वायर n होता है। इनका कोई आकार नहीं होता है, कोई आकार यानी इनका कोई साइज नहीं होता है, आकार नहीं होता है। और क्या होता है, इनके रवे बन ही नहीं सकते। इनके रवे हैं, रवे बन ही नहीं सकते हैं, यानी इनके रेशे नहीं बन सकते। इनके रवे नहीं बन सकते हैं। और क्या है, ये क्या होता है, पेड़ पौधे के फल, जड़, बीज, तने आदि में ये रहते हैं। पेड़ पौधे के जो फल होते हैं और इसके अंदर जड़ में, तने में और ये बीज में उपस्थित होते हैं। और क्या होता है, अनाज एवं दाल के जो सब्जियों के छिलके हैं, अनाज है, दाल है या सब्जियों के जो छिलके होते हैं, उनके छिलके के जस्ट नीचे ये उपस्थित होते हैं। अगर हम छिलकों को ज़्यादा उतार देते हैं तो ये बाहर निकल जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि छिलका हल्का उतारा जाता है। तो ये हो गई इनकी विशेषताएं। एक क्या बताया इनकी क्या क्या विशेषताएं बताई, कैसे होती हैं शर्कराएं। एक तो स्वाद रहित होती है, पाउडर रूप में विद्यमान होती है, जल में अघुलनशील होती है। जब हम इनको ठंडे पानी में डालते हैं तो ये अघुलनशील होती है, लेकिन जैसे ही हम इनको गर्म पानी में डालते हैं, गर्म पानी में डालने से ये फूल जाते हैं और उसके चारों तरफ जो सेलुलोज की सुरक्षा दीवार होती है वो टूट जाती है और टूटने से स्टार्च के कण है वो पानी को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने से जिससे ये फूल जाते हैं एवं मुलायम हो जाते हैं। इसीलिए इनकी जो क्रिया होती है वो जिलेटिनाइजेशन यानी जैलीकरण की क्रिया हो जाती है। जैसे कि आप उसकी बात करते हैं, मैदा वगैरह की बात करते हैं या आटा लेते हैं तो आप इसको घोलते हैं, ठंडे पानी में डालेंगे तो इनको जो मैदा वगैरह नहीं घुलेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर इनको गर्म पानी में डाल देते हैं तो घुल जाते हैं, लेकिन उनके कण होते हैं वो फूल जाते हैं, फूल कर टूट जाते हैं, जिससे जिलेटिनाइजेशन होता है। आप गर्म पानी में उनको करते हो तो वो बॉन्डिंग हो जाती है उनकी, तो गर्म पानी में घुल जाते हैं, अदरवाइज ये नहीं घुलते हैं। पेड़ पौधे से मिलते हैं। पेड़ पौधों में कहाँ से मिलते हैं, ये जड़, फल होते हैं, तने होते हैं उनके या बीज होते हैं, उनमें ये मिलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H10O5 होल स्क्वायर n होता है। कोई आकार नहीं होता है इनका, रवे बन ही नहीं सकते हैं इनके। ये क्या है, भौतिक विशेषताओं के अंदर अशर्कराओं की विशेषताएं आती हैं। तो ये हुआ हमारे इसके अंदर अशर्कराओं की बात। अब इसके अंदर हम आगे जो करेंगे वो है इसमें रासायनिक विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर इनको आपको बताया था, इनको 3 भागों में बांटा गया, मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कार्बोज का सबसे सरलतम रूप होता है, सबसे
टूटने के बाद जो सबसे छोटी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, मोनोसैकेराइड होगी। यानी इसको और छोटा नहीं तोड़ सकते, सबसे छोटी सूक्ष्म जो इकाई है वो मोनोसैकेराइड होती है। मोनोसैकेराइड दो शब्दों से मिलकर बना है। मोनो मतलब एक और सैकेराइड मतलब, सैकेराइड का अर्थ होता है शर्करा। यानी मोनो का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक, और इसका मतलब सैकेराइड का मतलब क्या हुआ, शर्करा। तो इसका क्या मतलब हुआ, शर्करा की एक यूनिट। तो एक यूनिट, शर्करा की एक यूनिट को क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, पाचन क्रिया के उपरांत सभी कार्बोज इसी शर्करा में टूट जाते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो पचने के बाद क्या है, वो इसी शर्करा में जाकर टूट जाता है। यानी इसी में इसका निर्माण होता है। मोनोसैकेराइड्स इनका निर्माण होता है। मोनोसैकेराइड जो पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण और उपयोगी है, इनमें 6 कार्बन अणु होते हैं। 6 कार्बन अणु होते हैं, इसलिए इसको हेक्सोसेज, इसको क्या कहते हैं, इसको हेक्सोसेज कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बन के 6 अणु होते हैं, इसीलिए इसको हेक्सोसेज कहा जाता है। मोनोसैकेराइड को इसके जो भाग हैं वो क्या होते हैं, इनको फर्दर बांटा गया है। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उदाहरण क्या है, सबसे पहले जो मोनोसैकेराइड के अंदर आता है वो है हमारा ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज है वो शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है, सरलतम इकाई है। सबसे जो छोटी इकाई है वो सबसे सरलतम जो इकाई है वो ग्लूकोज की होती है। यानी जब हम कुछ भी खाते हैं तो वो उसका पाचन किस में हो जाता है, ग्लूकोज में हो जाता है। ग्लूकोज इसको क्या कहते हैं, इसके और भी नाम है, इसको रक्त की शर्करा भी कहा जाता है। रक्त की शर्करा, या फिर इसको क्या कहा जाता है, डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। इसको डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, इसको ब्लड शुगर भी कहा जाता है, यानी रक्त की शर्करा कहा जाता है, या डेक्सट्रोज कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि मोनोसैकेराइड क्या है, डेक्सट्रोज के बारे में बताइए, तो आप क्या कहेंगे, डेक्सट्रोज किसको कहते हैं, ग्लूकोज को ही कहते हैं, या फिर रक्त की शर्करा भी इसको कहा जाता है। रक्त की शर्करा इसको क्यों कहा जाता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो सबसे सरलतम इकाई आपको बताई क्या थी, मोनोसैकेराइड थी। और मोनोसैकेराइड के अंदर जो सबसे सरलतम जो इकाई है वो क्या है, ग्लूकोज है। इसीलिए ग्लूकोज का पाचन हमारे इसके जाते ही क्या हो जाता है, ये ब्लड में मिल जाता है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से विद्यमान रहता है। एक नाम और है, इसे अंगूर शर्करा भी कहा जाता है, अंगूर शर्करा भी कहा जाता है। ग्रेप शुगर भी इसको कहा जाता है। इसके एक ग्लूकोज कहा जाता है, रक्त की शर्करा कहा जाता है, डेक्सट्रोज कहा जाता है, अंगूर की शर्करा भी इसको कहा जाता है। अंगूर में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। अंगूर के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा है वो सर्वाधिक होती है। रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो कितनी होती है, 80 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर 100 ml ब्लड है, उसके अंदर 80 मिलीग्राम ग्लूकोज की मात्रा विद्यमान होती है। इसके अतिरिक्त यह किसमें विद्यमान होता है, यह प्याज, आलू, शकरकंदी आदि जड़ और कंद वाली जो साग सब्जियां हैं उनके अंदर ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है।
शहद में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो 30 to 40% तक होती है। मीठी सब्जियों में यह 2 से 6% होती है। यानी आपको बताया कि जो शहद होता है, शहद के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, 30 to 40% है वो, इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा होती है। और जो मीठी सब्जियां, फल सब्जियां वगैरह हैं उनके अंदर 3 से 6% तक ही का ग्लूकोज विद्यमान होता है, पाया जाता है। 3 से 6 या कहें 2 से 6%। अब इसमें ये है, ये आपके जनरल साइंस का क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछा जाता है कि हमारे ब्लड के अंदर शर्करा की, ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, तो 80 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड के अंदर ये होती है। ब्लड के अंदर यानी 100 ml ब्लड है, उसके अंदर कितनी मात्रा होगी, 80 मिलीग्राम ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। जो सभी जो कार्बोज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, वो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, पाचन के बाद शर्करा की जो सबसे छोटी इकाई है, शर्करा की जो सबसे सरलतम इकाई है वो है ग्लूकोज, इसमें टूट जाता है। परंतु ग्लूकोज इन सब में से अति शीघ्रता से रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब किसी को चक्कर आने लग जाते हैं, थकान होने लग जाती है, तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है, यानी चीनी वगैरह पानी में घोल के दी जाती है, क्योंकि उसको टूटने के लिए समय नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट ही जाकर ब्लड में मिल जाएगा और इंस्टेंट एनर्जी देता है। अगर हम डाइसैकेराइड, ये तो थी मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड क्या है, एक ही और किसी में नहीं टूटेंगे, सरलतम इकाई ही इसकी ग्लूकोज होती है, आगे फर्दर ये नहीं टूटते हैं। अगर हम डाइसैकेराइड की बात करें या पॉलीसैकेराइड की बात करें, अगर हम उनको देते हैं तो उनको पहले खाएंगे, खाने के बाद उनका पाचन होगा, फिर अवशोषण होता है। तब तक क्या होता है, उसको जो मरीज है उसको और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसीलिए जब हम किसी को ये लगता है कि इसको वीकनेस है तो उसको ग्लूकोज दी जाती है, चीनी वगैरह दी जाती है, शहद, इस तरह की जो चीज़ें दी जाती हैं ताकि वो डायरेक्ट ब्लड में चली जाती हैं, उनको टूटने में समय ना लगे। तो इसीलिए ये सबसे सरलतम इकाई होती है। रक्त में आपको बताया इसकी मात्रा क्या कहलाती है। अब इसीलिए जब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज है वो अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं, ग्लूकोज की मात्रा अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं, जब कभी हम ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं तो या हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वो हमारे यकृत और मांसपेशियों में जाकर स्टोर हो जाता है। और किस रूप में स्टोर होता है, वो संग्रहित बोलते हैं, स्टोर हो जाता है। स्टोर किस रूप में होगा, वो ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर शरीर में यह यकृत या लीवर या मांसपेशियों में जाकर स्टोर हो जाता है, और वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। इसी तरह जब हम कभी फास्ट वगैरह करते हैं, उपवास करते हैं, और किसी कारण से हम या कहें किसी कारण से खाना नहीं खा पाते हैं किसी दिन, तो हमें जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, जो ये स्टोर हुआ ग्लाइकोजन है वो वापस वहाँ से निकलेगा यकृत और मांसपेशियों से, और वो वहाँ से ग्लाइकोजन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ये शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, शरीर को ऊर्जा देता है। तो इस प्रकार से क्या काम करता है ग्लाइकोजन। ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज अधिक होने पर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जाकर जब हमें जरूरत पड़ती है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और किसमें स्टोर होता है, ये हमारे लीवर और मांसपेशियों के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है।
तो ये हुआ इसके अंदर। अब एक और है, परंतु क्या होता है, परंतु इंसुलिन के अभाव में अगर हमारे शरीर में इंसुलिन के अभाव हो जाता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, अगर इंसुलिन के अभाव में ये किसकी उपस्थिति से कन्वर्ट होता है, इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति से ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के लिए इंसुलिन की मदद लेता है। अगर किसी इसकी कमी हो जाती है, अगर इसका अभाव हो जाता है, इंसुलिन का अभाव हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड में क्या हो जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाने से क्या हो जाएगा, उसको मरीज है, उसको व्यक्ति है, उसको क्या हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा, यानी शुगर हो जाएगी। शुगर कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, और क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, शुगर कहते हैं, या डायबिटीज कहते हैं, एक ही है। डायबिटीज कब होती है, जब इंसुलिन हार्मोन के अभाव में ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और यह मूत्र के द्वारा बाहर निकलने लग जाता है। अर्थात बाथरूम से ये ग्लूकोज बाहर निकलने लग जाता है, और व्यक्ति को मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहते हैं, हो जाता है। तो इतना समझ में आया, आपको बताया कि ग्लूकोज क्या है, क्या किससे ये मिलता है हमें। आपको बताया कि फल जो इसके स्रोत हैं वो अच्छे स्रोत क्या हैं, फल, मीठे जो अंगूर है, मीठे फल है, शहद है, गुड़ है, शक्कर है, ये इसके प्राप्ति के अच्छे सोर्स हैं। और अगर इसकी अधिकता से अगर ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो बाथरूम के थ्रू बाहर निकलने लग जाता है, और क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और उसको डायबिटीज हो जाती है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।